बच्चों यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर दे रखा है जो अभी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ 2023-24। तो यहाँ पर सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन। तो 1 से 20 तक क्वेश्चन दे रखा है और हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट एक्सपोज होती है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एसिडिक दे रखा है, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। तो क्या होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती हैं एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दे रखे हैं 60। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं ये बोल रहा है कि कौन से 60 में सबसे ज़्यादा, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फेरस सल्फेट में कितने होते हैं 7, कॉपर सल्फेट में होते हैं 5 और कैल्शियम सल्फेट में होते हैं 2 और सोडियम कार्बोनेट में जो होते हैं 10 होते हैं। तो इसका आंसर क्या है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है जो सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेम एंड फार्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन में जो है थर्ड मेंबर क्या होता है, एल्काइन कहाँ से शुरू होता है एथाइन, एथाइन के बाद क्या आता है प्रोपाइन और फिर आता है ब्यूटाइन। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n-2। तो थर्ड मेंबर जो होगा ब्यूटेन मतलब कार्बन के 4 एटम, C4 n की जगह में 4 रख रहे तो क्या होगा 4 2 जा 8, 8 - 2 6, तो C4H6। तो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का डी। अब है क्वेश्चन नंबर 5 ए मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर और रिस्पेक्टिवली। तो पहले मेटल आ रखा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, एक ब्रोमीन एंड मरकरी लिखा हुआ और एक मरकरी एंड ब्रोमीन लिखा है। तो यहाँ पर मेटल पहले है, तो मेटल क्या है पहले मरकरी है, मेटल मरकरी है और ये नॉन मेटल है। तो क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल लिखा है तो पहले है मेटल और फिर ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब है रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस Cl2। और यहाँ पर ये बता रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये बताना है हमको कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज्ड होता है दूसरा रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो 6 का डी वाला पार्ट सी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन 2 ml of sodium hydroxide solution added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warm, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical reaction। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाला जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, तो बनेगा क्या। तो ये वाला आंसर जो होगा, पहली बात है कि जो बेस होता है उसमें बेस प्लस मेटल तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है
तो आपको यहाँ से सोचना चाहिए बी और सी में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन बी है, तो इसलिए क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक और ये बना सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। सेकेंड है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। और फोर्थ है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा हमारा? फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा है, तो फर्स्ट तो सही है, थर्ड सही नहीं है। सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर द सेक्स डिटरमाइंड बाय एट द टाइम पर ये होता है, लेकिन सेकेंड वाला क्या है द सेक्स डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर। और थर्ड एंड फोर्थ दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेकंड तो दे नहीं रखा, और यहाँ पर सेकंड और फोर्थ क्या है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड। तो ये फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन जो है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी डिसाइड होता है सेक्स चाइल्ड का, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो एक तो फोर्थ सही होगा और दूसरा है सेकंड एंड फोर्थ। अब कम्बिनेशन देखना में, तो कम्बिनेशन में तो यही सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स की जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती हैं यहाँ पर दे रखी है कुछ, इनमें हमें केवल देखना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल्स। अभी तक दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे करेक्ट हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी में कुछ स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हमारे कॉम्बिनेशन चेक करना है कि कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं। जैसे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए जो है फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ही हमारा सही हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो ये साइट कौन सी होती है? इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, मान लिया ये न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पर जो मसल फाइबर है जो हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर से इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो ये डेंड्राइट एक्सॉन जो भी है ये कनेक्ट होता है मसल से, और इसी की वजह से हमारा अंदर जितनी भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं जिन ऑर्गन्स में, वो हमारे मूव करते हैं इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ए स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। तो ये हो जाएगा हमारा
एक तो सेकंड वाला सही हो जाएगा और सेकंड के साथ में थर्ड वाला, ये पेवेरी सही है। होता क्या है कि इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा क्लोज कब होता है? जितनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसके बाद वो बंद हो जाता है। और दूसरा जो है वाटर लॉस यानी रूट से एब्जॉर्ब होकर वाटर जब लीव्स तक जाता है तो वाटर, फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी फुलफिल हो जाए, तो वाटर लॉस को रोकता है। तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, क्योंकि जैसी गार्ड सेल से वाटर बाहर जाने की कोशिश करता है वैसे ही स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। तो हमारा पेयर क्या होगा? सेकेंड और थर्ड का सही है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिजन हो जाता है इसका, और बहुत सारी सेल्स एक सेल से बन जाती है, तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen। तो ये क्या होना चाहिए? at twice the focal length of lens। तो होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हो गया F, ये हो गया C, इस साइड में भी देख लेते हैं F और ये साइड C। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे तो इमेज क्या हो, उसकी सेम लेंथ की हो। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है? ये होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस करेंगे तभी उसकी इमेज क्या बनेगी? सेम। तो सेम इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी इसकी, सेम इमेज बनेगी ऐसे। एक तो ये फोकल लेंथ से होती, फोकल पॉइंट से होती जाएगी, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे बनेगी, मतलब कि ये लगभग यहाँ पर ढंग से नहीं आ रही, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। तो कहाँ इमेज बनती है? रेटिना में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो ऐसे ही हैं जैसे बार मैग्नेट में होती है। तो ये मान लिया सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लिया नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो यहाँ से तो ऐसे जाती है लाइनें, फिर जब अंदर जाती है तो ये क्या हो जाएंगी? ऐसे। ये तो इनसाइड है सॉलिनाइड, ये बार मैग्नेट, उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो ये इनसाइड नहीं है, ये आउटसाइड है। तो ये वाला डायग्राम तो सही नहीं होगा, भले बीच में इसने पैरेलल दिखा रखे हैं, लेकिन क्या है, इनसाइड पूछा है, तो ये और ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे, और ये सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनसाइड पूछा है। तो जो सॉलिनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तो हमें आउटसाइडर का दिखना है नहीं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। तो यहाँ पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पर जो है ग्रास, गोट, लॉयन, तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर, और ग्रास भी दे ही रखा, और लॉयन हो गया, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, सॉरी ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, गोट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकंड कंज्यूमर। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है ग्रास, सेकंड ट्रॉफिक लेवल गोट हो जाएगा, और ये दे रखा। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन सी वाले में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है, फ्रॉग है। अब ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट यहाँ पे मिसिंग है,
और इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग। तो ग्रास तो हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो इंसेक्ट या कोई और जो ग्रास को खाता हो वो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो ग्रास है और सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो इंसेक्ट वगैरह ग्रास को खाते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट इसलिए सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है। क्वेश्चन कोई मिस तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा हमें, यहाँ पर देखे ABCD 4 अल्टरनेट दे रखे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं 17 से लेकर 20 तक, उसमें पहले दे रखा है एजर्सन और दूसरा दे रखा रीजन। तो एजर्सन मतलब कोई फैक्ट है और दूसरा आर जो है उसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा, वो देखना हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती, कम होती है एज कंपेयर विद एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट, तो उसके कंपेरिजन में कम होती है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग जो है ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एजर्सन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो सी वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में द रेनबो इज ए न्यूट्रल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई। Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in air. तो रेनबो कब बनता है, रेनबो पहले बात है नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, वो बात सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो ऐसा नहीं होता, रेनबो एक्चुअली में कब बनता है, जब जो है सन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वाटर ड्रॉप हमारे अगर फ्रंट में वाटर ड्रॉप होती है तो सन कैसे होना चाहिए, हमारे पीछे होना चाहिए, तब जाके हमें रेनबो दिखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए और आर फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर ए इज ट्रू, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। तो हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड है और फर्टिलाइज़र जो है, खेतों से जो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइज़र होते हैं वो पानी में बह के वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, वहाँ पे फिश लेती हैं। तो फिश में क्या होता, वो केमिकल्स क्या होंगे और ज़्यादा स्टोर होंगे। अब हायर ट्रॉफिक लेवल फिश को बड़ी फिश खाएगी, उसमें और ज़्यादा होंगे, कंसनट्रेशन केमिकल्स का और ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वो फिश के अलावा और भी जो बहुत सारी टाइप की फिश खाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता रहेगा तो अपने नीचे वाले, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे खाएगा वो, तो इसलिए जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स का कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रीजन में दे रखा हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट, वो बात तो सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाई लेवल, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है और लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों यानी बी वाला पार्ट सही होगा
जिसमें कि ये बता रहा है कि assertion and region R are true, but region R is not the correct explanation of the assertion A. तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी वाला पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूसेस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि ए और आर दोनों करेक्ट भी हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ई। और वो क्यों होगा अभी देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड, तो हाइड्रोजन गैस नॉट इवोल्व्ड बोल रहा है जिंक एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस जिंक। तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। अमूमन होता क्या है, एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करे तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही मतलब कि जिंक रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व होती है, ये बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस रिड्यूस टू वाटर। तो ये क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को तुरंत क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये O2 फ्री करेगा, ये O2 रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, H2O हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। तो फर्स्ट पार्ट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। जैसे कि मतलब ये मैग्नेट है और बोलने का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो अगर मान लिया सपोज करो कि अगर ये इंटरसेक्ट करे ऐसे करके, तो क्या होगा, जैसे कि पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कर्व शेप में होती हैं, एक्सटर्नल ऑफ द ये जो मैग्नेट है इसके बाहर कर्व शेप में होती है। तो जो इसमें टेंजेंट्स होगी ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो मान लिया सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक डायरेक्शन हमारा ऐसे हो जाएगा और दूसरे का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। जबकि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसमें क्या होगा, एक ही पॉइंट पे क्या है, अगर हम कंपास ले जाएं यहाँ पे तो दो डायरेक्शन देगा ये। जबकि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे इसलिए इंटरसेक्ट, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, डिस्क्रीट है और एक दूसरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वहीं पे यह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करते मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट जो करेंगी तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे और इसलिए जो इम्पॉसिबल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका रीजन ये है, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। अगला है सेकंड पार्ट, हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ ए डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो किया जाता है यूनिफॉर्म, जैसे कि ये बार मैग्नेट है तो बाहर तो यूनिफॉर्म है नहीं,
क्योंकि जो मैग्नेट के नज़दीक में जो पॉइंट्स होंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जो दूर होंगे वो वहाँ कम होगी। जैसे यहाँ पर जिसके एंड पॉइंट पे क्या हुआ, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो एंड पॉइंट पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको तो हम शो नहीं करेंगे। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर होता है, ऐसे। अगर ये नॉर्थ है तो डायरेक्शन इधर होगा। तो अंदर मतलब ये सॉलिनॉइड या मैग्नेटिक जो बार है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी ये हमें इक्वल शो कर देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपको केवल इतना ही लिखना है बस। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे मान ले बी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कहाँ होती है, सोलिनॉइड के अंदर या फिर बार मैग्नेट के इंटीरियर पोर्शन में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इतना ही शो करना अपने आंसर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का केवल। तो ये जो है यही इसका आंसर है, इतना ही है। अब है क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। So how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. तो 9 ohm हमें लाना है और 6 ohm के 3 resistors है। रजिस्टर कितने हैं, 3 हैं, और प्रत्येक कितने का है, 6 ohm का। तो इनका जो है कॉम्बिनेशन हमने ऐसे करना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 9 ओम। अब 6 में अगर 6 से कितना ज़्यादा है, 3, तो इसका मतलब जो है एक रजिस्टर, तो हम मान ले सपोज करो कि इसको सीरीज में रखते हैं और 2 रजिस्टर्स हम कंबाइन कर लें पैरेलल कनेक्शन में, ऐसे। तो आपको ये ट्रायल बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो 6 ओम और ये 6 ओम, अब 6 ओम। अब क्या है कि ये तो हो गया 6 ओम का रजिस्टर, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/6 + 1/6, तो कितना हो गया, 2/6, 1/RP पैरेलल, और पैरेलल में जो कंबाइंड है इन दोनों का नेट हो जाएगा 3 ओम। तो ओवरऑल नेट कितना हो गया, ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस, ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 3 ओम, और इन दोनों का कंबाइन करके जो आया था, कितना आया था, 3 ओम। तो 6 ओम प्लस 3 ओम, तो ये आ गया 9 ओम। बस आपको इतना ये डायग्राम दिखा देना था और इसको जस्टिफाई ऐसे कर देना है, राइट। अब है बी पार्ट। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है हमें ये निकालना है। तो हमारे पास वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, I = क्या होता है, V/R। अब नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 ओम। वोल्टेज 6 है, कितना हो गया, 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर यहां से पास आउट हो रहा करंट 2 ओम के थ्रू, तो पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी,
पावर कंज्यूम हो जाएगी आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है 2 ओम है, 2 स्क्वायर आर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8 वाट। तो पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी 8 वाट। 2 ओम रजिस्टर्स 8 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो इसका आंसर हो गया। इतना ही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 22 का बी वाला पार्ट में। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये बता रहा है रे ऑफ लाइट फॉल्स मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो इट्स पाथ, ऑल्सो मार्क लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने ऐसे ये बनाना है। ये हो गया ग्लास स्लैब और ये बता रहा है इंसिडेंट होती है लाइट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा। अब क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है ये जो नॉर्मल है ये इसकी तरफ इंक्लाइंड होगा और यहाँ से इमर्ज हो जाएगा। एक नॉर्मल यहाँ पे होगा दूसरे कांटेक्ट पॉइंट पे और ये अवे हो जाएगी। तो ये दोनों लाइनें ये और ये इसका एक्चुअल पाथ क्या है इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ है। इंसिडेंट रे को अगर हम एक्सटेंड करें आगे तो ये इसका एक्चुअल पाथ है और यहाँ पर ये भले ही गलत आ रखा है यहाँ पे, ये होना चाहिए ऐसे। क्या होता है कि ये दोनों पैरेलल होती है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है जो ये तो है इमर्जेंट रे और ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो दोनों के बीच में जो ये लेंथ है दोनों के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों पैरेलल लाइन जो ये पैरेलल लाइन है ये दोनों इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं लेटरल डिस्टेंस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे एंड द इमर्जेंट लाइट रे थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो ये इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में यहां पर ये बता रहा है कि मेडुला और सेरिब्रम ब्रेन के कौन से पार्ट में लोकेटेड होती है। तो मेडुला कहाँ होती है, मान ले सपोज करो कि ब्रेन है, ये ब्रेन है। अब मेडुला जो होती है इस वाले पोर्शन में होती है, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो मेडुला कहाँ होती है हिंड ब्रेन में और सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ये वाला पोर्शन जो है फोर ब्रेन का और यहीं पे सेरिब्रम भी होता है, यानी फोर ब्रेन के एक पार्ट है सेरिब्रम। तो ब्रेन के वो दो हिस्से क्या है, फोर ब्रेन जिसमें सेरिब्रम है और मेडुला किसमें है, हिंड ब्रेन में। तो ये रीजन बस इतना ही लिखना था और इनके फंक्शन लिखने हैं।
ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, मेडुला, और सेरिब्रम रीजनिंग को कंट्रोल करता है। ये रीजनिंग को कंट्रोल करता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, रीजनिंग का है, और इसका इनवॉल्यूंटरी मसल्स को, एज एन एग्जाम्पल जैसे ब्रीथिंग हो गया, एक फंक्शन बताना आपको, केवल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और ये रीजनिंग को। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट में ये बता रहा है, नेम ए हार्मोन दैट promotes the growth of tendrils and explain how they help a pea plant to climb up other plants। तो ये हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सिन्स होता है। तो प्लांट्स की टिप्स, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जहां तक इसकी बात है, एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प अ पी प्लांट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट्स। तो जैसे ही मान लिया ये पी प्लांट है और मान लिया किसी जो स्ट्रॉन्ग ट्री है, स्ट्रॉन्ग प्लांट है, उसके टच में आता है, तो इसमें जो ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। तो जहाँ पर कांटेक्ट है वहाँ पर इसकी ग्रोथ कम होती है, और जहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट से अगर ये दूर है तो वहाँ ये जो है सेल्स की ग्रोथ वहाँ ज़्यादा होती है। तो इस वजह से होगा तो क्या होगा, ये बेंड कर देगा, और इस प्रकार से जो जिस भी प्लांट के टच में होगा उसको ये इनसर्किल करके आगे इसकी ग्रोथ होती रहती है ऐसे। तो टेंडल्स का मतलब क्या होता है, बेल होती है, जैसे अंगूर की बेल है ऐसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मेंशन द पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ इट्स फॉर्मेशन टू इट्स एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर यह है कि सबसे पहले तो यूरिन फॉर्मेशन जो होती है वो किडनी से शुरुआत होती है इसकी। तो हमारे पास 2 किडनीज हैं, वैसे आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ से डायग्राम से समझा रहा हूँ तो इससे जल्दी समझ में आएगा आपके। तो यहाँ किडनी में जो है सीधे ब्लड सप्लाई जाती है, ये ब्लड सप्लाई गई, और उसके बाद किडनी की जितनी फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन्स, वहाँ से फिल्टर करके ये यूरिन फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद यूरेटर के थ्रू ये किडनी हो गई, ये यूरेटर है, मतलब ट्यूब्स हैं जो मर्ज होती है इसमें यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है यूरिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। तो मान लें नेफ्रॉन, ये यहाँ से शुरुआत होती है नेफ्रॉन की, ये होता है बोमेन कैप्सूल, इस वाले पार्ट को बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर से यूरिन क्या होता है, ब्लड से यूरिन बनता है, फिल्टर करके ये ट्यूब्स हैं इसमें आ जाता है, और ये ट्यूबुलर पार्ट है इसका, ये कलेक्टिंग डक्ट होगा, ये भी ट्यूब्स है, ये सब ट्यूब्स है। अब क्या है, ट्यूब्स में अगर डिसऑर्डर हो गया तो ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि जो फिल्टर करके ब्लड से ये निकला है इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं,
सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, HCO3 और ग्लूकोज, वाटर होता है। वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्यूबुलर पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नहीं होगी। इसका आंसर यही था। अब है क्वेश्चन नंबर 26। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का पहले पार्ट में है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, और वाटर में सॉल्यूशन है तो ये क्या है, एक्वस है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस, और क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल है तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देख लीजिए बैलेंस है ये, बेरियम का 1, क्लोरीन के 2, यहाँ 3 है तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं और यहाँ 3। अब देखते हैं बेरियम के 3 होगी तो हम बेरियम का 3 यहाँ लिखते हैं। अब बैलेंस करते हैं, बेरियम के 3, क्लोरीन के 6, ये हो गया एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर के 3 है, सल्फर का 3 ठीक है, ऑक्सीजन के 12 है तो ऑक्सीजन के 12 हो गए। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखनी है। सेकेंड पार्ट है एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब एल्यूमिनियम मेटल है और किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम का मतलब स्टीम गैस है, वाटर वेपर, और उसके बाद क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। एल्यूमिनियम के 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन के 3 हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के अब 6 हो गए तो यहाँ 3 लिखते हैं। बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको ऐसे लिखनी थी। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में बता रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में द pH ऑफ द सैंपल टोमेटो जूस इज 4.6। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो टोमेटो जूस का pH कितना है, 4.6, और एसिड की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 1 से लेके 6। तो 1 से 6 लेके बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तो इसका टेस्ट क्या होगा, सॉर होगा। टेस्ट क्या होगा, सॉर। रीजन क्या है, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। उसके बाद यही जस्टिफाई था इसका कि जब एसिडिक है तो ये इसका टेस्ट सॉर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट है हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये वाटर के साथ सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा तो ये H+ और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन
और क्लोरीन तो यही है, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन, तो इसका होगा कंप्लीट आयनाइजेशन। आपको डिफरेंस निकालना है दोनों को आयनाइजेशन फॉर्मेशन में, तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा इसका। स्ट्रॉन्ग बेस जो एसिड है उसका एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा उसका। वीक बेस में एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये वीक बेस का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, वाटर के साथ ये बनेगा NH4 प्लस OH निगेटिव, तो इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा, मतलब पार्शियल आयनाइजेशन होगा, पार्शली आयनाइज्ड होगा, आयनाइजेशन, तो इसका पार्शियल आयनाइजेशन होगा। बस यही डिफरेंस आपको देना था। थर्ड है द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स डिफिकल्ट। हाउ। अब एसिड रेन जब होती है, सबसे पहले ये जो फील्ड होते हैं, तो वहाँ से जो फर्टाइल सॉइल होती है, एक तो वहाँ से क्या हो जाता है, लीच आउट हो जाता है एल्यूमिनियम आयंस वाटर बॉडी में जाएंगे, तो क्या होगा, ये एक्वाटिक एनिमल से क्या होगा के लिए डेंजरस हो जाएगा, और वो कई एनिमल्स उसमें उनकी डेथ हो सकती है, और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरी चीज है कि वाटर की जो वाटर बॉडीज है उसमें वाटर का पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल नहीं होगा, और बहुत से ऑर्गेनिज्म उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इफेक्ट पड़ेगा एसिड रेन का। अब है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमें रिएक्शन लिखनी है, चेंज इन कलर। राइट ऑन केमिकल इक्वेशन इज फॉर केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर के लिए हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि आयरन फिलिंग्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर दें तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये अभी क्या है, ब्लू कलर। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, FeSO4 और फ्री हो जाएगा कॉपर। तो इसका कलर क्या होता है, पेल ग्रीन होता है, ग्रीन लिख लेते हैं। तो यहां पर कलर चेंज के लिए ये रिएक्शन हो गई, तो पहले ब्लू था, अब क्या हो गया, ग्रीन। चेंज इन टेम्परेचर, तो इसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, वाटर इसमें हीट रिलीज होगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, तो टेम्परेचर चेंज का हो गया। टेम्परेचर क्या होगा इस रिएक्शन में, राइज होगा, तो आपको लिखना है टेम्परेचर इज राइज। टेम्परेचर क्या हो रहा, राइज हो रहा है इसमें। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसी रिएक्शन को फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा दी जाए लाइम वाटर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में सेटल डाउन होगा नीचे, तो ये हो गया CaCO3 और प्लस में निकलेगा वाटर। बैलेंस है, केमिकल रिएक्शन चेक करना जरूरी है। O2O2, तो बैलेंस है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। या प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब है क्वेश्चन नंबर 29। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जब हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस के अराउंड होती है, तो वहां से मैसेज जाता है, रिसेप्टर्स पहले एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर से जो सेंसरी नर्व्स होती हैं
उनमें मैसेज जाता है और उसके बाद ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस ये मैसेज दोबारा मसल्स में जाता है। मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वहाँ से हमारा हाथ मतलब जो भी है रिएक्शन होती है। तो क्योंकि ये वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन तक मैसेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं जिसमें ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्शन लेने के लिए। तो इसका जो फ्लो चार्ट बनाना है आपको स्नीजिंग का, तो सबसे पहले तो रिसेप्टर होते हैं, नसल्स जो पैसेज होता है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ऑफ्लेक्टरी रिसेप्टर्स, ऑफ्लेक्टरी रिसेप्टर से उसके बाद सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स के बाद स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में ये रिले होता है, रिले नर्व्स या न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद ये जाता है मोटर न्यूरॉन, नर्व्स या न्यूरॉन बात एक ही है। मोटर न्यूरॉन के बाद ये मसल्स यानी जो एफेक्टर है जो भी ऑर्गन्स, और यहाँ पर एफेक्टर क्या है, लंग्स की मसल और डायफ्राम। लंग्स और डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और ताकि हमारे माउथ और नोज से वाटर निकल सके, वो धूल जो नसल में है उसको निकालने के लिए रिएक्शन होती है। तो ये हो गया इसका फ्लो चार्ट। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर वेरीगेटेड लीव्स, गिव एन एग्जांपल। तो बच्चों वेरीगेटेड लीव्स कौन सी होती हैं, जिनमें ऐसी लीव्स जिनमें कुछ पोर्शन में क्या होगा, स्टार्च होगा और कुछ पोर्शन में स्टार्च नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, सपोज करो किसी पॉटेड प्लांट्स को हम, ये पॉटेड प्लांट्स है और इसमें जो है इसको 3 दिन के लिए हम अगर डार्क रूम में रख दें तो इसमें हम ये पाएंगे जो है लीव्स के कुछ पोर्शन में ग्रीन कलर गायब हो जाएगा। उसका कारण क्या है, अब डार्क रूम में सनलाइट तो होगी नहीं, तो जितना स्टार्च अवेलेबल है लीव्स में उसको प्लांट कंज्यूम कर लेगा, लेकिन पार्शियली कुछ रह जाएगा। तो कुछ पोर्शन क्या होंगे लीव्स में, ग्रीन पोर्शन होंगे और कुछ नॉन ग्रीन। तो जो ग्रीन वाले हैं उनमें क्या होगा, स्टार्च होगा। तो ऐसी लीव्स को हम क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। सेकेंड पार्ट है, व्हेन लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो लीफ को अगर अल्कोहल में बॉयल कर दिया जाता है तो लीव्स क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाता है। उसका कारण क्या है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है ये अल्कोहल में डिसॉल्व होता है, तो ताकि वो कलरलेस हो जाए और ताकि हम उसको स्टार्च के लिए टेस्ट कर सकें, इसके लिए लीव्स को अल्कोहल में बॉयल किया जाता है। आगे बता रहा हूँ, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कलर ऑफ लीफ क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा, ये ब्लैक का लो। अब है थर्ड पार्ट,
इन व्हाट फॉर्म इज द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड स्टोर्ड इन द प्लांट। तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। व्हाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, लीव्स के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर देता है, यानी यूं कह लो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, और यू कैन से कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसीलिए क्लोरोफिल इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 31 में बता रहा है प्लांट्स डियर लॉयन। अब ये क्या है? एक फूड चेन है। इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या बता रहा है कि अगर सारे जो ऑर्गेनिज्म है सेकंड ट्रॉफिक लेवल से हटा दिए जाएं, जो ये फूड चेन दे रखी, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? यहाँ पे डियर है, तो डियर सारे हटा दिए जाएं, तो जो फर्स्ट और थर्ड ट्रॉफिक लेवल है इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो डियर हटा दिए जाएं तो प्लांट्स अगर उस इकोसिस्टम में केवल ये प्लांट्स है, डियर है, लॉयन है, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल में अगर डियर ही है, तो प्लांट्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? ग्रो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी इंक्रीजेस। एंड लॉयन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर उस इकोसिस्टम में केवल डियर ही है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो लॉयन क्या होने लगेंगे? खत्म होने लगेंगे। लॉयन को खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे? सारी सबकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये फूड वेब में अवेलेबल है, अगर फूड वेब को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो फूड वेब से मतलब बहुत सारी फूड चेन्स होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्रोकोडाइल है, प्लांट्स है। प्लांट्स को कौन खाता है? काऊ। और वहाँ पे कोई लेक है, मान लिया क्रोकोडाइल, तो यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है लॉयन। लॉयन काऊ को खा सकता है। तो लॉयन के लिए फूड वेब्स में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो लॉयन पे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और प्लांट्स डियर हटा दिए जाएं तो प्लांट्स की संख्या पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लांट ईटिंग एनिमल्स और भी हैं बहुत सारे, काउज है, बफलोज है, एंड देयर आर अदर ऑल्सो। तो इसलिए फूड वेब्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है बी पार्ट इसका। A gas X which is deadly poison is found at the higher levels of atmosphere and performs an essential function। अब आपको क्या बताना है कि इस गैस का नाम क्या है? तो ये गैस जाहिर सी तौर पे क्या होगी? ओजोन। तो ओजोन बड़ी टॉक्सिक गैस होती है, बड़ी पॉइजनस होती है, लेकिन क्या है कि ये एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में होती है। विच केमिकल इज लिंक टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द गैस। सबसे मेन चीज़ है इसका जो फंक्शन है ओजोन गैस का। ओजोन गैस क्या करती है? यूवी रेज से हमें प्रिवेंट करती है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रिवेंट करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ में रीच आउट हो जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको स्किन कैंसर हो सकता है। तो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट करती है, बचाती है। विच केमिकल इज लिंक टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द गैस? तो वो क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिस्पॉन्सिबल माना गया है इसके डिप्लीशन के लिए। तो ये डिग्रेडेट कर देती है ओजोन लेयर को, और ये केमिकल्स है CFC। अभी बोला कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके डिप्लीशन को चेक करने के लिए मतलब क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स लिए हैं? तो ये क्या है? जितनी भी वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ से कि CFC यूज़ होता है, CFC यूज़ होता था पैकेजिंग के लिए, और रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह इसमें इस्तेमाल होती थी।
तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सब पे, सारे कंट्रीज में इस पे बैन लगा रखा है इसके मैन्युफैक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ये बता रहा है कि नैरो बीम पी क्यू ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ग्लास फ्रेम ABC एज शोन इन डायग्राम। तो आपने बताना है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमर्जेंट बीम एज इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन D। तो D ये स्क्रीन दे रखी है और इसमें हमें ये बताना है, ये नॉर्मल है मान लिया, तो यहां पर बना लेते हैं विब्ग्योर। तो ये पैटर्न बन गया हमारा विब्ग्योर 7 कलर्स का, स्प्लिट अप हो जाती लाइट। तो यहां पर ऑल्सो राइट द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड इन इट्स कॉज। तो एक तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना था, और ये फेनोमेना कौन सा है, ये है डिस्पर्जन। इस फेनोमेना का नाम है डिस्पर्जन। तो इसमें लाइट रे जो है 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट विच कलर ऑफ लाइट मस्ट हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है कि जो वायलेट कलर है ये सबसे क्या है, दूर प्रोजेक्ट हो रहा है, और रेड कलर क्या है, नियरेस्ट। तो रेड कलर की क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो स्पीड ज़्यादा होती है, और इसकी स्पीड क्या है, कम होगी वायलेट कलर की। तो इसका मतलब क्या होगा कि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड मतलब कि ग्लास में वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा, ज़्यादा होगा वायलेट कलर के लिए। तो ये इसका आंसर है। जस्टिफिकेशन यही है कि सेकेंड लॉ मोशन को बोल रहा है, इसको इन्वॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्या है, जो साइन आई है, साइन आई तो सारे कलर्स के लिए सेम होगा। अब साइन आर क्या होगा, वायलेट कलर के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा। तो साइन आर नहीं, वायलेट कलर के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा कम होगा वायलेट कलर के लिए, और जो रेड कलर है उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो है रिफ्रैक्टिव जो एंगल है वायलेट कलर के क्या क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्योंकि सेकेंड लॉ डिस्कस करनी है आपने इसमें, क्योंकि साइन आर कम होगा वायलेट कलर के लिए, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज़्यादा होगा। तो यही इसका आंसर है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो पहला वाला तो क्या है, फ्यूज है, और दूसरा वाला है अर्थिंग। दूसरा वाला क्या है, अर्थिंग है। फ्यूज और अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब फ्यूज तो जानती हो आप। फ्यूज क्या होता है, कौन से मेटल को यूज किया जाता है इसमें, जिसका हाई रेजिस्टेंस हो, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट लो फ्लो होगा। बाहर से मान लिया सपोज करो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा, तो ये अलाउ करेगा कम करंट को। दूसरी चीज़ है कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। ज़्यादा करंट फ्लो होने से जल्दी हीट होगा, और ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, तो मेल्ट आउट हो जाएगा और शॉर्ट मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और हमारे इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेंगे। अर्थिंग में क्या होता है, कोई भी डिवाइस है, एक तो लाइव वायर हुई और एक अर्थिंग की, और मान लीजिए ये कोई डिवाइस है,
अगर मान लें सपोज करो कि इसमें हमने अर्थिंग नहीं लगाई और इसको टच कर लिया किसी इंसान ने, अब ये टच कर रहा है, ये टच कर लिया, तो क्योंकि अर्थिंग नहीं लगी हुई है इंस्ट्रूमेंट में तो करंट क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा बॉडी में और झटका लगेगा। अब क्या होगा, अर्थिंग लगा दी तो क्या होगा, ये अर्थिंग लगा दी इसमें, तो अभी करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा अब ऐसे, और इस प्रकार से टच करने पे भी हमें झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, तो ये अर्थिंग हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट में क्या है, कोई इलेक्ट्रिक ओवन दे रखा और उसकी रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट 2 किलोवाट, और ये बता रहा है डोमेस्टिक सर्किट है कोई 5 एम्पियर, और इसमें अगर हमने इसको इस्तेमाल करा इस ओवन को तो क्या रिजल्ट होंगे इसके। तो P हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ये हुई है सॉरी वोल्टेज, और P कितना है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट को हम चेंज कर लेते हैं 2000 वाट में, और जो डोमेस्टिक सर्किट है उसकी रेटिंग 5 एम्पियर है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर से करंट निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है V मल्टी I, तो यहाँ पर वोल्टेज दे रखी है हमें करंट निकालना है, P कितना है 2000 वाट, वोल्टेज है 220, अब ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारा लगभग कितना आएगा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट, यानी इंस्ट्रूमेंट ओवन हमने डोमेस्टिक सर्किट में लगा दिया तो ये 9 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा। जिस सर्किट में अगर 9 एम्पियर फ्लो हो गया जबकि इसकी रेटिंग क्या है 5 एम्पियर है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरलोड वाली कंडीशन हो जाएगी, और क्या होगा सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां तक कि फायर भी हो सकती है, तो आग लगने का भी डर होता है। तो ये होंगे रिजल्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 34। डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। तो पहला वाला में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ये है डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, दिस इज द एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स जो प्रॉपर्टी को क्या कर देता, किसी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। तो इस प्रकार के ग्रुप या फिर सिंगल एटम को क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये इसका जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। और यहां पर फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये, और ये क्या है हमारा एथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रुप का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये बता रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद acidified potassium dichromate solution. Write chemical equation for the reaction. Why is this reaction considered an oxidation reaction? तो एथेनॉल रिएक्ट्स विद, तो एथेनॉल का मतलब CH3 CH2OH, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और ये क्या है एसिडिक है।
तो क्या बनेगा हमारा CH3COOH प्लस में क्या निकलेगा वाटर। तो ये क्या है एथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये तो हो गई रिएक्शन कि एथेनोइक एसिड बनेगा। अब ये पूछ रहा है, ये तो केमिकल रिएक्शन लिख दी, व्हाई इज दिस रिएक्शन कंसिडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एटम क्या हो रहा है गेन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब है थर्ड पार्ट, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एथेनोइक एसिड इसकी रिएक्शन करानी है हमें NaOH के साथ। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा CH3COO और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा सोडियम एटम और बदले में बनेगा यहाँ भी वाटर। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है, इसको बोलेंगे सोडियम एथोनिएट। सोडियम एथोनिएट ये एथेनोइक एसिड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ये रिएक्शन हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो सोप बनाने की जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन कराएंगे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। और रिएक्शन के बाद बनेगा हमारा एस्टर ये एस्टर है और प्लस में बनेगा ये तो एस्टर हो गया और फिलहाल एस्टर ही दिखाते थे, ये एस्टरिफिकेशन हो गया। अब एस्टर बनने के बाद क्या होगा CH3COO C2H5। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और ये बन जाएगा हमारा CH3COO सोडियम एथोनेट और बन जाएगा अल्कोहल। ये एथेनॉल बन गया और ये सोडियम एथोनेट। यानी अगर लॉन्ग चेन में ये रिएक्शन हो, लॉन्ग चेन क्या होना चाहिए, लॉन्ग चेन का एस्टर हो, ये भी लॉन्ग चेन का एथेनॉल हो, लॉन्ग चेन का एथेनोइक एसिड हो और ये एस्टर लॉन्ग चेन का हो जाएगा। तो लॉन्ग चेन के केस में सोडियम का ये साल्ट क्या हो जाएगा, इसी को हम सोप बोलते हैं एक्चुअली में। तो ये सिंपल रिएक्शन है सोडियम एथोनेट। तो ये जो है लो चेन का समझ लो कि सोप है ये। तो सैपोनिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एस्टर बनने की ये प्रोसेस क्या हुई एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन के बाद एस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बना रहा है सोप, तो इसको बोल देंगे सैपोनिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन दोनों ही रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं सोप बनाने के लिए। अब है सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स। तो मान लिया कोई क्लॉथ है, क्लॉथ में कोई डस्ट है, तो सोप को पानी के साथ जब रब करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है उसके अराउंड क्या बन जाता है, मिसेल फॉर्मेशन होती है। मिसेल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका क्लस्टर बन जाता है डस्ट पार्टिकल के अराउंड ऐसे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सोप के, इनका एक एंड तो होता है, ये हाइड्रोफिलिक बोलते हैं इसको, ये है हाइड्रोफिलिक एंड जो डस्ट पार्टिकल से दूर होता है, और जो डस्ट
के कांटेक्ट में आता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है ये कार्बन का कंपाउंड है। तो जो है मतलब कार्बन का आयन है, कार्बन हाइड्रोजन का, और ये क्या होगा, ऑयल, जैसे कि डस्ट पार्टिकल ऑयल है, तो ऑयल में क्या हो जाता है, डिजोल्व होता है। तो डिजोल्व होने के साथ में अब ये चारों तरफ क्या है, ये हाइड्रोफोबिक एंड सारे निगेटिव निगेटिव चार्ज हैं। ये निगेटिव निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होती है, और रिपल्सन की वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो ऑयल का डस्ट पार्टिकल है, और इसी छोटे छोटे ग्लोबुल्स में ये बढ़ जाता है। और इस प्रकार वाटर, सोप और जो ये डस्ट है इनका एक इमल्सन बन जाता है, और ये क्लॉथ के सरफेस में आके इस प्रकार से डस्ट क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये तो हुआ मिसेल फॉर्मेशन, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जैसे जैसे हम रब करते हैं तो ये कंटिन्यू होता है, मिसेल फॉर्मेशन कंटिन्यू होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि ब्रेक डाउन के बाद दोबारा से ये डस्ट पार्टिकल बन गया, दोबारा से बड़ा ग्लोबुल बन गया। तो ये स्मॉल ब्रेक डाउन होता रहता है जैसे जैसे रब करते हैं। तो यही एक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पावर को। तो इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical energy. The rate of transferring of electrical energy is known as electric power, expressed in terms of potential difference and resistance. तो हमारे पास जो वोल्टेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा W/Q। W को वर्क एनर्जी थ्योरम से हम एनर्जी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से V इक्वल टू क्या हो गया, ये V और Q इक्वल टू E हो गया। अब क्या है, V हो गया और Q को हम क्या लिख सकते हैं, IT, यानी Q यानी जो चार्ज होता है, करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। और पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, W/T, यानी यहाँ पे W की जगह में क्या है, एनर्जी है। तो VIT अपॉन में क्या हो जाएगा, T, ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हमारी रिलेशनशिप आ गई V/I, यानी करंट, वोल्टेज और करंट। लेकिन हमें क्या करना, रेजिस्टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लेते हैं। V इक्वल टू IR से I को सब्स्टिट्यूट कर ले तो V/R हो जाएगा। तो P इक्वल टू हमारा क्या आ गया, V²/R। तो ये हो गया हमारा पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म्स में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 35 का सेकेंड पार्ट, और इसमें ये बता रहा, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। और हमें करना है पावर रेटिंग ऑफ ओवन। तो पावर रेटिंग ऑफ ओवन मतलब पावर निकालनी है हमें ओवन की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स का मतलब है 11 किलोवाट आवर। तो इसको हम क्या करेंगे, वाट में चेंज कर देंगे, वाट आवर में, और अपॉन में रख लेंगे 5। अब ये वाट आवर हो गया। तो इस प्रकार से 5 200 हो गया। अभी कितना हो गया, 11 2 जा 2200 वाट। तो पावर हमारी कितने आ गई, पावर रेटिंग ओवन की 2200 वाट। करंट ड्रॉन बाय द ओवन, तो वोल्टेज हमारी कितनी है
220 वोल्ट है, वोल्टेज है। अब करंट क्या होता है, P इक्वल टू V मल्टी I, ये रिलेशनशिप होती है पावर, वोल्टेज और करंट में। और हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट हो जाएगा P अपॉन V। तो P कितना हमारा 2200 वाट, अपॉन में वोल्टेज कितनी है 220, और ये 10 एम्पियर आ गया हमारा करंट, 10 एम्पियर। अब है निकालना रेजिस्टेंस ऑफ ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये रिलेशनशिप है हमारे पास, या करंट हमारे पास है तो V का टू IR से भी निकल जाएगा। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो V अपॉन I हो जाएगा, वोल्टेज 220 है और 10 एम्पियर करंट है, तो ये आ गया हमारा 22 ओम। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट, जो चॉइस का है। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हेंस ड्राइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर ये है कि कोई जो है वायर है सिलिंड्रिकल शेप में, और जो है इसकी लेंथ क्या है में दे रखी है, लेंथ है L और रेजिस्टेंस क्या है इसका R है, और रेजिस्टिविटी क्या है, जिस भी मेटल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप लिखनी है खाली। तो रिलेशनशिप क्या होती है, R इक्वल टू रो L अपॉन A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये सर्कुलर शेप में है तो क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई R स्क्वायर होता है। तो ये रिलेशनशिप हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, ये बता रहा ड्राइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को एक तरफ रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा RA अपॉन L। अब R का जो यूनिट है SI यूनिट, R का SI यूनिट क्या है ओम, और A जो है एरिया, एरिया का SI यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और L यानी लेंथ का SI यूनिट क्या है मीटर। इसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रो यानी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा ओम मीटर, ये आंसर। अब है सेकेंड पार्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम if the area of cross section of the wire is 4 multi 10 to the power minus 7 meter square, calculate the electrical resistivity of the wire। तो हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वायर की निकालनी है, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा रो इक्वल टू RA अपॉन L। अब क्या है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा हमें 60 ओम, और जो एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 मल्टी 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है, अपॉन में जो लेंथ है वो कितनी है 3, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा 80 मल्टी 10 टू दी पावर माइनस 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो 8 मल्टी 10 टू दी पावर माइनस 6 कितना ओम मीटर, ये ऐसा यूनिट है। तो ये इसकी रेजिस्टिविटी हो गई मेटल की, जिस भी मेटल का ये वायर बना हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बता रहा है स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी इफेक्टेड इफ द वायर इज स्टेज्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, जस्टिफाई योर आंसर।
अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया and unit length of a conductor। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा मेटलिक कंडक्टर जिसका जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल का एरिया है, जिसका 1 मीटर स्क्वायर है सपोज करो, या 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो भी है, और उसकी लेंथ क्या है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर है, तो इस टाइप का जो कंडक्टर होगा उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पहली बात है कि ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये खाली मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल किस टाइप का है। तो इसलिए अगर लेंथ डबल भी हो गई तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। और जस्टिफिकेशन की जहाँ तक ये बात कर रहा है तो यही है इसका जस्टिफिकेशन, आपने डेफिनेशन दे देनी है ऐसी बस। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ये बता रहा है नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो ह्यूमन फीमेल्स को प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए एक तो होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी IUCD। तो ICD में क्या आता है, कॉपर टी। और कॉपर टी कैसे इस्तेमाल होती है, इसको जो है यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है और ये कॉपर आयन को रिलीज करता है जो स्पर्म को क्या करता है, किल कर देता है। इस प्रकार से प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन हो जाती है। और इसके साइड इफेक्ट क्या है, किससे इन्फेक्शन होने का डर होता है, इरिटेशंस हो सकती है। और दूसरा वाला, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा वाला है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये यूटेरस है मान लिया, ये यूटेरस हो गया और ये फेलोपाइन ट्यूब्स। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, सर्जरी की जाती है, इसको कट किया जाता है और इसको बाइंड कर दिया जाता है। तो क्या होता है, स्पर्म और जो एक्स है दोनों को मिलने नहीं देता, दोनों को फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, या फिर क्योंकि ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये ट्यूबेक्टोमी होती है, सर्जिकल मेथड है। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, कट वाले स्थान पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तीसरा वाला है फीमेल कंडोम। तो फीमेल कंडोम क्या करता है, ये बैरियर मेथड है, ये स्पर्म को ब्लॉक करता है। स्पर्म क्योंकि कंडोम में आ जाएंगे तो जो है इस प्रकार से दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, स्पर्म और एक्स। तो फीमेल कंडोम बैरियर मेथड में आ गया। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि कंडोम जिस मटेरियल का बना हो सकता है उससे एलर्जी हो सकती है किसी फीमेल को, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। अब है सेकेंड पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो पहला वाला है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्स और स्पर्म से फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर फैलोपियन ट्यूब से सेटल डाउन होगा कहाँ, जो क्या होता है यूटेरस की वॉल्स होती है उसमें सेटल डाउन होगा। यूटेरस की वॉल में सेटल डाउन होगा तो क्या होगा, तो वह जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाएगी,
फर्टिलाइजेशन होने से क्या होगा, ब्रीडिंग रुक जाएगी और जो भी न्यूट्रिशन जो है यूटेरस की वॉल्स में पहुंचा है वो जाइगोट लेने लगेगा और इस प्रकार से वो ब्रीडिंग रुक जाएगी और प्रेगनेंसी जो है एग्जिस्ट रहेगी। दूसरा केस बता रहा है बी पार्ट में, एन एग इज नॉट फर्टिलाइज, और एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जो यूटेरस की जो वॉल्स है, ये यूटेरस की जो वॉल्स है इसमें इसकी क्या होगी, थिकनेस, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार है। तो एक पर्टिकुलर एज जो होती है फीमेल की, तो ये यूटेरस प्रिपेयर्ड होता है। और यूटेरस प्रिपेयर्ड कैसे होता है कि इसमें जो लाइनिंग है यूटेरस की, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ने से इसकी थिकनेस जो बढ़ जाएगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो है शेड हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये जो लाइनिंग है जिसमें ब्लड सप्लाई, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाती है और वेजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी मेंटेन्ड अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता। अब है क्वेश्चन नंबर 36 का पी पार्ट। ड्रॉ ए डायग्राम शो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो राइजोपस क्या होता है, राइजोपस में क्या होता है, ये होता है राइजोपस जो कि ब्रेड माउल्ड में, ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं इसको, और ये रूट जैसा कुछ होता है इस पे, और यहाँ पर से यहाँ पर तक के पोर्शन को बोलते हैं हाइफा, और ये बोलते हैं इसको स्प्रोन, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। तो इसके अंदर जो सेल्स होती हैं ये मैच्योरिटी होने के बाद क्या होता है, बस्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ये चले जाते हैं सारे सेल्स, जो इनको स्पोर्स कहते हैं। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दूसरी चीज ये पूछ रहा हूँ, व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ए ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो पहली बात है कि जब ये बस्ट होता है, स्पोरेंजियम बस्ट होता है, तो एटमॉस्फेयर में ये जो स्पोर्स हैं ये चले जाते हैं और जहाँ कहीं भी इनको क्या मिलता, मॉइस्चर मिलता, तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं, वहाँ ग्रो होने लगते हैं। अब ब्रेड पीस क्या है, ड्राई है, तो जिसमें मॉइस्चर ही नहीं है, तो यहाँ पर राइजोपस ग्रो नहीं होगा क्योंकि मॉइस्चराइजेशन एब्सेंट है ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड में, इसलिए वहाँ पर ये ग्रो नहीं होगा। अब बी पार्ट का सेकंड है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है, ये हाइड्रा है, और हाइड्रा में कुछ पर्टिकुलर स्पेस होते हैं जिसमें सेल्स ग्रो होने लगती हैं, इसको बोलते हैं बड्स, और यहाँ पर सेल ग्रो होने लगती हैं। ग्रो होने के बाद इसकी स्टेजेस होती हैं, बड्स फॉर्मेशन हो गया पहले तो, और फिर ये बड्स पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। तो आपने डायग्राम बना देना है 3-4। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में है, स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स A, B and C and respective distances of objects placed in front of the mirrors। तो यहाँ पर जो है ये जो दे रखा है, ये टेबल्स दे रखी है। तो मिरर A है, मिरर B है, मिरर C, और मिरर A की फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 45, और बाकी मिरर B की, यार ये मिरर
और मिरर सी की फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है, इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, तो छोटी इमेज बनेगी मतलब ऑब्जेक्ट से, और जस्टिफाई करना आपको आंसर से। तो इसमें क्या है कि कॉन्केव मिरर बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको न्यूमेरिकली सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसको आपको टेबल्स याद करनी थी, एनसीईआरटी में जो टेबल्स दे रखी है, तो टेबल्स में आपको याद होना चाहिए कौन सी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख के इमेज कैसी बनती है, वो टेबल्स याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स में है ये। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 40 और फोकल लेंथ क्या है 20। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो है फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40। अब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 45 में रखा है, तो बियॉन्ड सी मतलब सी के ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो अब इमेज कैसी बनती है इसकी, आपको ये याद होना चाहिए। और इसमें कैलकुलेशन इसलिए नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ये आपको याद होने चाहिए कौन सी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख के इमेज कैसी बनती है। तो यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बनती है। आपको ऐसे भी नहीं दिखाना, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये याद होनी चाहिए। तो इमेज तो बनेगी ऐसी, और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और ये तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको डायग्राम में नहीं बनाना था, केवल लिखना था जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, जस्टिफाई योर आंसर तो आपको ये स्केल से बना देना है। अब है मिरर बी। मिरर बी में यहाँ पर ये बता रहा सेकंड पार्ट में, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2, यानी केस 2 मतलब मिरर बी। तो मिरर बी के केस में क्या है, फोकल लेंथ 15 है। तो यहाँ पर भी ये जैसे कॉन्केव मिरर है, और इसका जो है फोकल लेंथ कितनी है 15 है। तो फोकल लेंथ 15 हो गई, ये सी हो गया। अब क्या है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 30, यानी ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखा गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा गया तो इमेज क्या बनती है, सेम बनती है। हालांकि रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप चाहो तो ऐसे लोकेट कर सकते हो। ये तो जो पैरेलल जा रही है वो तो फोकल पॉइंट से होके ऐसे जाएगी। अब एक रे कहाँ से निकालोगे आप, फोकल पॉइंट से होते हुए यूँ जाएगी, और जब फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी ऐसे। तो ये इमेज क्या बनेगी, ये तो 2 प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक तो ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे उस साइज से बड़ा होगा इमेज, और दूसरी क्या चीज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो 2 प्रॉपर्टी बता रही थी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 37 का ये थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर सी। यानी ये वाला मिरर जो है इसमें क्या दे रखा है कि ये जैसे कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पे क्या है, ये फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 60, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है 20 है, यानी फोकल लेंथ से कम, यानी
यहाँ पर रखा जाए फोकल पॉइंट और पी के बीच में, यानी पोल के बीच में रखा जाए, तो इमेज कैसे बनेगी? एक तो पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी तो फोकल पॉइंट से होते हुए ऐसे पास आउट हो जाएगी। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पोल से होते हुए जाएगी और फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो रेज है इसको पीछे मिलाओगे तो ये जहाँ पे मिलेगी तो ये जो है आपका इमेज ऐसे बनेगा। तो ये क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर रे डायग्राम बना था, जस्टिफाई यूर आंसर, तो रे डायग्राम बनाइए, ये जस्टिफाई हो गया कि पीछे जो है इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, जो क्या होगा? वर्चुअल होगा। और क्या होगा? लार्जर इन साइज, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट में ये बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? 18 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉन्केव है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -18 हो जाएगी, -18 सेंटीमीटर। द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, और कॉन्केव मिरर की जो है क्या होती है? फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो ये -12 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पोजीशन निकालनी, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और फोकल लेंथ क्या होती है? ये माइनस में लिख दी। 1/v हमें निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है पोल से, और 1/u, u कितना है? -18। तो 1/v को एक तरफ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? -1/12 प्लस में क्या हो जाएगा? 1/18, और ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया -1/36। तो v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? -36, यानी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर इमेज की पोजीशन होगी 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 38 है, और क्वेश्चन नंबर 38 है, मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन गार्डन पी यूजिंग a number of visible contrasting characters. He conducted several experiments by making a cross with one or two pairs of contrasting characters of pea plant. On the basis of his observations, he gave some interpretations which helped to study the mechanism of inheritance. तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे लॉ ऑफ इनहेरिडिटी के, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 38 में फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, व्हेन मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स विद प्योर टॉल एंड प्योर सॉल्ट। तो कौन से प्लांट लिए उसने? इसका पिनेट डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि प्योर प्लांट, प्योर टॉल प्लांट लिए उसने, और प्योर सॉल्ट प्लांट्स। तो इसका पिनेट डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन खुद को समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ, when Mendel crossed pea plants with pure tall and pure salt characteristics to produce F1 progeny, progeny का मतलब जनरेशन, which two observations were made by him in F1 plants। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी ये टॉल प्लांट को एक्सप्रेस करता है, स्मॉल टी सॉल्ट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है कि
उसने ऑब्जर्वेशन जो निकाला, एक तो ये जो जनरेशन है इसमें उसने पाए कि टॉल प्लांट जो है क्या है, डोमिनेंट है। तो एक करेक्टर जो है डोमिनेंट होता है, उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि टॉल प्लांट क्या है, टॉल प्लांट जो जीन्स में टॉल प्लांट का ट्रेट है, टॉल प्लांट ट्रेट क्या है, वो डोमिनेंट है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने ये निकाला कि जो स्मॉल प्लांट है, स्मॉल प्लांट का जो ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव है, यानी सप्रेस है, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो उसने ये, हालांकि उसने पहले F2 जनरेशन प्रोड्यूस करी, उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला, लेकिन फर्स्ट जो उसका F1 जनरेशन से उसने ये कंक्लूजन निकाले तो कि टॉल प्लांट का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है। तो इसलिए सारे के सारे उस जनरेशन में क्या होंगे, सारे टॉल प्लांट है। अब है कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि डोमिनेंट जो ट्रेट्स है या डोमिनेंट जो करेक्टरिस्टिक है, टॉल होने की करेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, टॉल प्लांट्स क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर इस केस में तो ये क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें तो जो है सारे टॉल प्लांट हैं और स्मॉल प्लांट्स है ही नहीं। तो इसका मतलब हम डिफरेंस में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डोमिनेंट डोमिनेंट करेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, उनके नंबर्स ज़्यादा होंगे, और रिसेसिव ट्रेट वाले जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे संख्या में। अब है क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट, इन अ क्रॉस विथ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स डबल आर डबल वाई। तो ये राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिंकल्ड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। तो 4 टाइप के कॉम्बिनेशन क्या थे वो, जैसे कि राउंड येलो। तो राउंड येलो में क्या क्या आ जाएंगे, ये राउंड येलो है और ये वाला भी राउंड येलो में आ जाएगा। तो इस टाइप के कितने थे, 9। आप पीनट डायग्राम बना के देख सकते हैं, तो रेशियो आपका ऐसे आएगा। पीनट डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, पीनट डायग्राम तो ये हो गया आर वाई, यहाँ पे लिख लेंगे आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे आर दोनों स्मॉल, और वही यहाँ पर लिख लेंगे आर कैपिटल वाई, ये और ये हो जाएगा, और ये। तो यहाँ पर जो भी है ये पीनट स्क्वायर डायग्राम बना के आपका ये रिकम्बाइन कर लेंगे सबको ऐसे करके, तो ये आ जाएगा आपको रेशियो। तो इस टाइप के जो होंगे कॉम्बिनेशन वो 9 होंगे। ये क्या है, राउंड येलो है सारे। अब है राउंड येलो हो गया, राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन कौन कौन से होंगे, राउंड ग्रीन होंगे, ये वाला राउंड ग्रीन होगा, और राउंड ग्रीन कौन सा हो सकता है, ये भी राउंड ग्रीन होगा। तो इस टाइप के कितने होंगे, 3 आप काउंट कर सकते हो। और इसी प्रकार ये हो गया राउंड येलो, राउंड येलो, और ये क्या है, राउंड ग्रीन। उसी प्रकार से राउंड रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, ये भी 3 आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन,
और ये 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये रेशियो इनके बीच में फेनोटाइपिकली क्या होगा, 9:3:1। तो दूसरी बात है कि कौन सा मेथड अप्लाई करा उसने, इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन मेथड, और जो निकाला उसने विच मेथड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के उसने F2 जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करी। तो राइट द रेशियो ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब जो कॉम्बिनेशन इस टाइप के होंगे उनके बीच में रेशियो, तो ये रेशियो आ जाएगा आपको 1:1। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यही होगा। अब यहाँ पर बता रहा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अब इसको आप फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि इसने दिखाया, फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि ये था, दोनों दो लंबा प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स लिए उसने। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना था, ये तो सारे टॉल प्लांट्स हैं। अब क्या है सेकंड, ये तो F1 जनरेशन में है। सेकंड जनरेशन में उसने दोनों को क्रॉस करा, यानी अभी कंट्रास्ट कैरेक्टर वाले जो प्लांट थे उनके बीच में इसने क्रॉस कराया। तो अब प्लांट कैसे होंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बाय बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर से यहाँ पर जो है TT मतलब ये टॉल प्लांट्स है, दोनों होमोजाइगस टॉल बोलेंगे इसको। कैपिटल T स्मॉल t क्या है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल है। तो यहाँ पर इस केस में यानी टॉल जो डॉर्फनेस है प्लांट की उसको इनहेरिटेड तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, रिसेसिव है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जब बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड, तो इसका आंसर है कि यहाँ पर इसमें ट्रेट इनहेरिट किया गया है, यानी जो शॉर्टनेस है प्लांट की वो इनहेरिटेड है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुई है। इस केस में भी है, यहाँ पे टॉल प्लांट जो है, प्लांट टॉल है इसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट होने का जो करेक्टरिस्टिक है वो हाइडन है, यानी रिसेसिव है वो। तो यहाँ पर से आप समझा सकते हैं इसको क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 39, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगर कॉपर को हमने रिफाइन करना है तो कैथोड और एनोड कैसे होने चाहिए, तो कैथोड कैसे होने चाहिए, कैथोड होना चाहिए आपका इम्प्योर कॉपर, और जो एनोड बना होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, प्योर कॉपर का। तो फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट है नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो उस सॉल्यूशन का नाम होगा कॉपर सल्फेट, यानी जिसका आपने कैथोड बना रखा है उसी का साल्ट कॉपर सल्फेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। थर्ड है हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इसके लिए बना लेते हैं हम, मान लिया ये क्या है, बैटरी है इलेक्ट्रिकल, और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पर हम एक कैथोड बना देते हैं, ये कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, और यहाँ पर लगा लेते हैं प्योर कॉपर।
प्योर है कॉपर, ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, और इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने पास कर दी इस पे तो यहाँ पर से इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा आपका Cu+ और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर जो है Cu+ ड्रिफ्ट होने लगेगा कहाँ, कैथोड के चारों तरफ। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ये कॉपर इम्प्योर कॉपर है, इससे जितनी भी इम्प्योरिटीज है कॉपर सल्फेट में आ जाएंगी और सेटल डाउन हो जाएंगी इसके बॉटम में, और जो प्योर कॉपर है ये कैथोड के चारों तरफ आ जाएगा प्योर कॉपर, और इस प्रकार से एक प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है थर्ड, you have two beakers A and B containing copper sulfate solutions. What would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि दो बीकर हैं, बीकर A और बीकर B, और बीकर A में क्या है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और दूसरे बीकर में क्या है What would you observe after about 2 hours? अच्छा, दोनों में कॉपर सल्फेट ही है, इसमें भी कॉपर सल्फेट है। अब ये बता रहा कि इसमें हमने डिप कर दिया जिंक, यानी इसमें क्या कर दिया जिंक ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्या है रिएक्टिव है, तो कॉपर को रिप्लेस कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा उसको, और बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा कि सिल्वर, अगर सिल्वर हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा, सिल्वर ऐड कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस हियर, तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये है ऑब्जर्वेशंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना न भूलिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।